अच्छा, पेज में बेटा इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ज़ाहिर सी बात है, जो पेज है वो भी एक्चुअली कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। अच्छा, इसकी कंपोजिशन में ज़ाहिर सी बात है बेटा, आपका एक ईस्ट्रोजन होगा जो कि कम मिकदार में होता है और एक प्रोजेस्टेरोन होगा जो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक बेटा, ऐसा ही होता है। अच्छा, जो ईस्ट्रोजन इसमें हम यूज़ करते हैं इट इज़ अराउंड 33.9 माइक्रोग्राम्स ऑफ एथेनाइल ईस्ट्राडायोल, ठीक है। और पीछे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पिल्स में भी यही ईस्ट्रोजन यूज़ होता है, ठीक है। पिल्स में भी यही ईस्ट्रोजन था। और उसके अलावा जो ये दिस इज़ द ईस्ट्रोजन विच वी यूज़ इन पैच, ठीक है, हार्मोनल पैच। एंड दिस इज़ प्रोजेस्टेरोन। ओके, प्रोजेस्टेरोन कौन सा यूज़ करते हैं बेटा यहाँ पे? नोरेलजेस्ट्रोमिन, ठीक है, नोरेलजेस्ट्रोमिन। दिस इज़ अबाउट 203 माइक्रोग्राम्स पर डे इसकी जो डोजेज होती है। नोरेलजेस्ट्रोमिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ नॉट यूज्ड इन पिल। पिल्स में नॉरेथिस्ट्रोन था या फिर लेवोनार्जेस्ट्रिल जो सेकंड जनरेशन प्रोजेस्टेरोन थे वो यूज़ हो रहे थे, लेकिन नोरेलजेस्ट्रोमिन आई डोंट थिंक इट वाज देयर। सो इफ इवन लेट मी शो यू द पेज, दिस इज़ द बर्थ कंट्रोल पेज। सिंपली कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लोअर एब्डोमेन पे, अपर आर्म पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से पेज होता है। इसके अंदर आपके पास बेटा कंबाइंड हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, ठीक है। जो ईस्ट्रोजन होता है वो एथेनाइल एस्ट्राडायोल मैंने बताया, और उसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन बताया बेटा दैट इज़ नोरेलजेस्ट्रोमिन, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा बेटा इसकी साइड्स की बात करें तो हम कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं? लोअर एब्डोमेन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लोअर एब्डोमेन के अलावा बटक्स पे अप्लाई कर सकते हैं और आर्म पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। बल्कि किसी भी स्किन पे अप्लाई करते हैं एक्सेप्ट द स्किन ऑफ ब्रेस्ट, राइट। इसके रेजिमेंट की बात करें तो इसका बिल्कुल वैसे ही रेजिमेन है जैसे पिल्स का होता है। पिल्स में हम क्या करते हैं बेटा, फॉर 21 डेज़ हम कंटिन्यूसली पिल लेते हैं, तो इसमें भी 7 दिन एक पेच लगता है। उसके बाद जो अगले 7 डेज़ हैं एक पेच रिमूव होता है, दूसरा पेच लगता है, और अगले 7 डेज़ में सेकंड पेच रिमूव होता है और थर्ड पेच लगता है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ इंटरवल है 7 डेज़ का, वो पेच फ्री इंटरवल होता है, उसमें कोई पेच नहीं लगाते आप स्किन पे। तो उस ड्यूरेशन में फिर ब्लीडिंग होती है, तो फिर ये 1 महीना कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मंथ में आप फिर वही 7 डेज़ पेज 1, फिर अगले 7 डेज़ पेज 2, फिर अगले 7 डेज़ पेज 3, ठीक है। उसके बाद आप 7 दिन छोड़ देंगे, ब्लीडिंग होगी। और ये जो दौरानिया है 21 दिन का बेटा, इसमें आपको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिलता रहेगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगी तो आप इस 21 दिन के पीरियड में प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद जो 7 डेज़ विड्रॉल के हैं उसमें तो मेंसेस होंगी, ब्लीडिंग आएगी, तो मेंस्ट्रुएशन वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर जब आप अगला साइकिल स्टार्ट करेंगे मंथ का, तो उसमें भी शुरू के 7 दिन एक पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, इस तरीके से चलता रहेगा। आप इसमें बेटा ट्राई साइकिलिंग भी कर सकते हैं। ट्राई साइकिलिंग का मतलब ये है कि आप ये जो 7 डेज़ का पेज फ्री इंटरवल है, अगर इसमें फ़ीमेल ब्लीडिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको डिस्मेनोरिया है या कोई और कंप्लेन है, हेडेक्स वगैरह, तो आप ट्राई साइकिलिंग कर सकते हैं। मतलब ये है कि 3 महीने के लिए लगातार आप पेज लगाते रहें। मतलब ये जो पेज फ्री इंटरवल है उसको आप माइनस कर दें, यहाँ पे पेज 4 लगा दें। मतलब आपने एक पेज लगाया 7 दिन के लिए, वो हटाया, फिर दूसरे 7 दिन के लिए दूसरा पेज, फिर तीसरे 7 दिन के लिए तीसरा पेज, फिर उसके बाद पेज फ्री इंटरवल लेने के बजाय आप ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है इसमें चौथा पेज लगा दें, तो ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरा महीना आपने 4 पेज लगाए, फिर अगला महीना 4 पेज और फिर अगला महीना 4 पेज और, सो कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स के लिए, तो इसको ट्राई साइकिलिंग कहते हैं। तो ब्लीडिंग नहीं होती, तो फीमेल मस्ट बी हैप्पी बिकॉज शी इज़ नॉट हैविंग डिस्मेनोरिया एनी मोर। और फिर आप 3 महीने के बाद आप शुरू कर सकते हैं वैसे ही, मतलब जो है आपके शुरू के जो 3 हफ्ते हैं बेटा उसमें आप पेज लगाएं, और फिर चौथे हफ्ते में पेज फ्री इंटरवल ले लें, ठीक है, 3 महीने के बाद। अच्छा, इसके बाद इसकी कुछ एडवर्स इफेक्ट की बात करें पेज लगाने की, तो बेटा पेज से सेंसिटिविटी हो सकती है, और जाहिर सी बात है रबड़ या लेटेक्स कंपोनेंट होगा तो उसमें एलर्जी भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट पेज बेटा। ओके, राइट आफ्टर दिस इज रिंग। ओके, वजाइनल रिंग ऐसी रिंग होती है जिसमें एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये बड़ी फ्लेक्सिबल सी रिंग होती है, इसका डायमीटर अराउंड 54 मिलीमीटर होता है, ठीक है बेटा। ये रिलीज़ करती है जाहिर सी बात है एस्ट्रोजन को भी और प्रोजेस्टेरोन को भी, ठीक है। इसमें कौन सा एस्ट्रोजन होता है? इसमें तो खैर बहुत ही कम एस्ट्रोजन है, 15 माइक्रोग्राम एथेनाइल ईस्ट्राडायोल। एथेनाइल ईस्ट्राडायोल आपके पिल्स में भी था, एथेनाइल ईस्ट्राडायोल आपके पैच में भी है, और रिंग में भी ईस्ट्रोजन वही है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन चेंज है। आपके जो बेटा पिल्स थे उसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज लेवोनार्जेस्ट्रिल और नॉरेथिस्ट्रोन,
और जो पेज थे उसमें पीछे मैंने क्या बताया था, कौन सा प्रोजेस्टेरॉन है, इट इज़ या नोरलगेस्ट्रोमिन, ठीक है। और जो रिंग है ना उसके अंदर कौन सा प्रोजेस्टेरॉन है, एटोनॉर्गेस्ट्रल, 120 माइक्रोग्राम ऑफ एटोनॉर्गेस्ट्रल, ठीक है बेटा, 120 माइक्रोग्राम ऑफ एटोनॉर्गेस्ट्रल। सो या लोवेस्ट डोज कंबाइंड हार्मोनल मेथड, इसमें बहुत कम डोज है, आप देखें लोवेस्ट डोज है, ईस्ट्रोजन का भी बहुत कम डोज है और प्रोजेस्टेरॉन का भी बहुत कम डोज है। तो ये लोवेस्ट डोज कंबाइंड हार्मोनल मेथड माना जाता है। रिंग होती है, ठीक है, उसको खुद ही इंसर्ट किया जाता है और उसको वजाइना में लगाया जाता है 21 दिन के लिए, और उसके बाद आप निकाल देते हैं रिंग को, तो फिर विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ, बड़ी फ्लेक्सिबल सी, बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिंग होती है, इसको वजाइना में फिट किया जाता है, देखें, जस्ट अ सेकेंड, या देयर वी गो, दिस इज़ द नाइस लुकिंग दिस वजाइनल रिंग। कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव है, दोनों हार्मोन देती है। आप इसको वजाइना में इंसर्ट करके रखें फॉर अप टू 21 डेज़, तो 21 डेज़ तक आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मिलता रहेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी, एंड आप यू मे हैव पेनिट्रेशन अप टू योर विश, and for 21 days you have this ring in your vagina and you can't conceive, okay, and after 21 days you remove this ring and you can have your normal menses due to progesterone estrogen withdrawal, okay, and for 7 days you have bleeding, and during that time also you can't conceive, and right after that 7 days of bleeding you can continue your next month, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से वजाइना में फिट होती है। यू कैन सी दिस इज नाइस लुकिंग penetration, and you can see this all is the vagina down there, and this is the vaginal ring inserted here in the vagina, and then is the cervix and the endometrium, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये होती है। कुछ यहाँ से भी देख लें, this is right through the way, and here you have vagina at the upper end of the vagina, the proximal end of the vagina, and then enters into the cervix and the uterus. Right there is the vaginal ring, okay, right, ओके। इस तरीके से बेटा ये होता है, एंड इट कैन बी रिमूव्ड फॉर शॉर्ट टाइम लेस देन 3 आवर्स एंड क्लीन्ड एंड रिप्लेस्ड। 21 डेज़ के लिए बेटा ये रिंग लगी हुई होती है, देखें ना आप, डे 1 से लेकर डे 21 तक ये एक ही रिंग लगी हुई है। हाँ, डे 21 से लेकर फिर डे 28 तक आप इसको रिमूव करते हैं तो फिर इस दौरान ब्लीडिंग होती है, लेकिन 1 से 21 दिन के बीच में भी आपको जो है ना रिमूव करके इसको क्लीन करना चाहिए है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर जिस टाइम आपने रिंग निकाली है क्लीन करने के लिए, ऑब्वियसली उस टाइम पेनिट्रेशन ना हो, वरना ऑब्वियसली प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है, ठीक है बेटा। इस तरीके से अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव के मेथड डिस्कस कर लिए। कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव में क्या क्या डिस्कस किया हमने बेटा, पहले पिल्स को डिस्कस किया, उसके बाद पेज, और उसके बाद वजाइनल रिंग, ठीक है। अब कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव में ये हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव में आपको पता है बेटा सिर्फ कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव नहीं आते, जो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव आते हैं उसमें एक तो कंबाइंड आते हैं, ठीक है, जिसमें ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव एक और होते हैं, दैट आर प्रोजेस्टेरॉन अलोन, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। लेकिन इस प्रोजेस्टेरॉन अलोन पे जाने से पहले हम ज़रा डिस्कस करते हैं एक और बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन, दैट इज़ मिस्ड पिल, मिस्ड पेच एंड द रिंग। अगर आप पिल ले रहे थे बेटा फॉर डे 1 टिल डे 21, फ़र्ज़ करें इस 21 दिन के दौरानिया आप से बीच में से कोई पिल मिस हो गई, आप हिसाब से लेना, कोई पिल जो है बेटा मिस हो गई, तो क्या होगा, उसकी क्या मैनेजमेंट है। ये पिल्स थी बेटा, you were taking this for 7 days, and then next 7 days, and then next 7 days, and last 7 days of placebo. If let's suppose any of the pill is missed, यहाँ से मिस हो जाए, या ये आपने 7 गोलियाँ वक्त पे ले ली लेकिन यहाँ पे कहीं से ये वाली टेबलेट मिस हो गई, तो फिर इसको क्या किया जाए। या फिर पेच लगाना भूल गए, शुरू के 7 दिन में 1 दिन रिमूव हो गया और उस दौरान इंटरकोर्स हो गया। फ़र्ज़ करें आपने ये जो है पिल मिस कर दी और उस दौरान आपने इंटरकोर्स उस दिन पे परफॉर्म किया, और तो फिर क्या होगा, फिर उसमें इमरजेंसी कंट्रासेप्शन कैसे दी जा सकती है। इसी तरीके से रिंग का जैसे मैंने बताया था कि आप कुछ वक्त के लिए रिमूव करते हो उसको क्लीन करने के लिए, लेकिन जब आपने रिमूव की हुई है क्लीन करने के लिए और उस दौरानिया पेनिट्रेशन होती है, तो फिर तो ज़ाहिर है बेटा प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे। लेकिन फिर उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको क्या तरीका है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात है,
इसको इस तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं। या इफ़ वन पिल हैज़ बीन मिस्ड, दिस इज कंडीशन नंबर 1 कि एक पिल मिस हो गई है, ठीक है, कहीं से भी। ये मैं दोबारा दिखा दूँ यहाँ से कि अगर ये सारी पिल्स हैं 21, इनमें से कोई एक मिस हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज कंडीशन नंबर 1, इफ़ द वन पिल हैज़ बीन मिस्ड, एक दिन एक टेबलेट मिस हो गई। या फिर यूँ हो सकता है, कंडीशन नंबर 2 ये हो सकती है कि इफ़ 2 or more पिल्स हैव बीन मिस्ड, अगर एक पिल मिस हुई है एंड इट हैज़ बीन ओके मोर देन 24 आवर्स एंड अप टू 48 आवर्स लेस 48 आवर्स लेट, and if 2 or more pills have been missed and it has been more than 48 hours late, then how can we manage this? फ़र्ज़ करें आप यहाँ से आपने शुरू के 7 दिन 7 टेबलेट ली, लेकिन यहाँ पे जो है आपसे ये एक टेबलेट मिस हो गई और अभी 24 घंटे 48 घंटे हो चुके हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है जिसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि कल ये वाली टेबलेट रह गई थी और आज ये वाली भी मैं लेना भूल गई, लेकिन फिर आज आगे से मैंने लेना कंटिन्यू कर दी। तो ये 2 टेबलेट जब मिस हो जाएं, और जाहिर सी बात है 2 टेबलेट मिस हो गई तो मतलब 24 आवर्स इस दिन के, 24 आवर्स इस दिन के, तो 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अब क्या किया जाए? सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा कंडीशन 1 को। इफ़ वन पिल हैज़ बीन मिस्ड, एक टेबलेट मिस हुई तो मतलब 24 घंटे पिछले दिन के हो गए और आज के कुछ घंटे, तो अप टू 48 आवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? इसमें पहली चीज़ तो ये है कि कंटिन्यू द कंट्रासेप्टिव कवर, ठीक है। कंटिन्यू द कंट्रासेप्टिव कवर इन सच ए वे दैट द मिस्ड पिल शुड बी टेकन एज सून एज रिमेंबर्ड, जितना जल्दी याद आ जाए उतना जल्दी ले लें। एंड द रिमेनिंग पिल्स शुड बी कंटिन्यू एट द यूजुअल टाइम। फ़र्ज़ करें मैंने जो कल पिल लेनी थी वो मैं ना ले सकी, ठीक है, और आज मैंने अपनी पिल टाइम पे ली है, और आज जब मैंने अपनी पिल टाइम पे ली तो मुझे याद आया कि मैंने तो कल पिल नहीं ली थी, ठीक है। तो उसका क्या करना है? जितना जल्दी आ जाए याद आपको उतना जल्दी उस टेबलेट को, उस पिल को ले लिया जाए, ठीक है। तो लास्ट डे आई डिड नॉट हैव द पिल, बट टुडे व्हेन आई वाज रोमिंग अराउंड एंड आई टुक द पिल एंड आई रिमेंबर्ड दैट आई डिड नॉट हैव पिल लास्ट डे। सो आज की टेबलेट तो आपने लेनी ही लेनी है, लेकिन आप जो कल भूल गई थी पिल वो भी आपने आज लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका एक ही तरीका है कि मिस्ड पिल शुड बी टेकन एज सून एज रिमेंबर्ड एंड द रिमेनिंग पिल्स शुड बी कंटिन्यूड एट द यूजुअल टाइम, ठीक है, इस तरीके से। और रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी को मिनिमाइज़ करने के लिए फिर क्या किया जाए? इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव वैसे तो यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होता, इट इज़ नीडेड इफ़ द पिल्स मिस्ड अर्लियर इन द पैकेट और इन लास्ट वीक ऑफ द प्रीवियस पैकेट। You understand what I'm trying to say, beta? Look, if आपको मैनेजमेंट आपको पता चल गई कि जो कल पिल मिस हो गई थी उसको जितना जल्दी याद आ जाए अगले दिन ले लिया जाए, ठीक है, और आज वाली पिल को मिला के दोनों को साथ में ले लेना चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी के रिस्क को कम करने के लिए कि हाँ कल टेबलेट नहीं ली थी, पिल नहीं ली थी, तो प्रेगनेंसी का रिस्क तो नहीं हो सकता, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दी जा सकती है, लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपकी पिल मिस हुई है अर्लियर इन द पैकेट, यानी कि इस शुरू वाले 7 दिन में से, और इन द लास्ट वीक ऑफ द प्रीवियस पैकेट, जो प्रीवियस पैकेट था उसके आखिरी जो ये वाली 3 थी उसमें से अगर कोई मिस हुआ है तो, इस तरीके से बेटा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा पीरियड है जिसमें एक के अवेलेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो ओके, आई वॉज राइट देयर। ओके, लेट्स सपोज if I was here, I took this tablet today, but then I recalled like I forgot taking this tablet yesterday. तो अब मैंने क्या करना है? ये तो टेबलेट आज लेनी ही लेनी है, साथ में ये वाली टेबलेट जो कल मैंने मिस कर दी थी वो भी लेनी है, ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपने पिल मिस कर दी थी पिछले दिन इस शुरू वाली 7 टेबलेट्स में से या पिछले पत्ते की आखिरी 3 में से, यानी कि इसमें से, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, उसके अलावा दूसरा केस ज़रा डिस्कस करते हैं कि इफ़ 2 or more pills have been missed, इफ़ द 2 or more pills have been missed, फ़र्ज़ करें कि मैंने आज ये टेबलेट ली और मुझे याद आया कि मैंने तो ये वाली और ये वाली दोनों टेबलेट्स मिस कर दी हैं लेना, और ज़ाहिर सी बात है 24 घंटे इस दिन के, 24 घंटे इस दिन के, 48 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर ये करना चाहिए कि कंट्रासेप्टिव कवर को तो फ़ौरन कंटिन्यू करें,
मिस्ड पिल्स शुड बी टेकन एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके जो आपने मिस कर दिए 2 टैबलेट्स 3 टैबलेट्स वो फ़ौरन से ले लें। रिमेनिंग पिल्स कंटिन्यूड एट द यूजुअल टाइम। ठीक है, मैं दोबारा इस चीज़ को बताता हूँ कि ये टैबलेट आज मैंने ली, ठीक है, आई टुक दिस टैबलेट टुडे, और मुझे याद आया कि मैंने कल ये वाली टैबलेट मिस कर दी थी और परसों ये वाली टैबलेट मिस कर दी थी। तो आज के दिन आपने ये टैबलेट तो लेनी है, लेकिन पिछली 2 भी आपने उसी वक्त लेनी है। तो ये आपने कंट्रासेप्टिव कवर कर लिया। मिस्ड पिल शुड बी टेकन एज सून एज पॉसिबल एंड द रिमेनिंग पिल्स कंटिन्यूड एट द यूजुअल टाइम। And remember, the advice is to avoid sex for next 7 days or at least use condom if you are having some sex, right? Avoiding sex is called abstinence, by the way, if you don't know in case. So yeah, अगर बेटा अगर 2 पिल्स मिस हुई हैं तो आपने कंट्रासेप्टिव कवर लेना है। अगेन सेम चीज़ को रिपीट करते हैं। इफ़ दिस इज़ द टैबलेट, दिस इज़ द पिल यू टुक टुडे, एंड आपको याद आया कि आपने ये 2 पिल पीछे मिस कर दी हैं, तो आपने इस वाली टैबलेट के साथ, इस वाली पिल के साथ ये 2 पिल्स भी साथ में लेनी हैं। ठीक है, और साथ में एडवाइस ये है कि अगले 7 दिन के लिए डू नॉट हैव सम सेक्शुअल प्रैक्टिस, ठीक है, जिसको एब्स्टिनेंस कहते हैं, और एटलीस्ट यूज़ कॉन्डम। अच्छा, अब प्रेगनेंसी के रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए आपको इस केस में इमरजेंसी कंट्रासेप्शन की नीड होती है नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, लुक, इफ़ द पिल्स आर मिस्ड इन द फर्स्ट वीक, दैट आर द पिल्स 1 till 7, कंसिडर द इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव इफ़ द अनप्रोटेक्टेड सेक्स अकर्ड इन द पिल मिस्ड इंटरवल। ये बात समझ आई बेटा आपको कि अगर बेटा जो पिल मिस हुई है फर्स्ट वीक में हुई है, शुरू वाली 7 टैबलेट्स में से अगर पिल मिस हुई है तो फिर आपने इमरजेंसी कंट्रासेप्शन लेनी चाहिए। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुई थी इस पिल मिस्ड इंटरवल में, कहने का क्या मकसद है मैं बताता हूँ। देखें दोबारा मैंने क्या कहा, सेम चीज़ को दोबारा रिपीट करते हैं। आज मैंने ये टैबलेट ली और मुझे याद आया कि मैंने कल और परसों ये 2 टैबलेट्स नहीं ली थी, ठीक है, तो आज के दिन आप ये टैबलेट अपनी लेंगे और ये दोनों टैबलेट्स जो हैं आप ये दोनों भी ले लेंगे इसके साथ, ठीक है, और अगले 7 दिन के लिए आप कोशिश करेंगे कि सेक्सुअल प्रैक्टिस ना करें, और अगर करें भी तो बैरियर के साथ करें, कॉन्डम के साथ करें, ठीक है बेटा। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें आज मैंने ये टैबलेट ले ली और ये 2 मैं भूल गई थी, और फ़र्ज़ करें इन 2 दिन में बेटा सेक्सुअल प्रैक्टिस हुई है, इंटरकोर्स हुआ है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स इन 2 दिनों में हुई है, जिन दिनों में बेटा आपने पिल मिस किया था, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन लेनी चाहिए। सो इफ़ द पिल्स आर मिस्ड इन द फर्स्ट वीक, अगर फर्स्ट वीक में अगर आपने 2 पिल मिस कर दिए हैं और उस पिल मिस्ड इंटरवल में अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुई है, तो फिर आपको लाजमी इमरजेंसी कंट्रासेप्शन लेनी चाहिए। अब इमरजेंसी कंट्रासेप्शन क्या होती है, कैसे होती है, इसको आगे तफसील में डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करेंगे इमरजेंसी कंट्रासेप्शन भी कोई चीज़ होती होगी, कोई रेजिमेन होता होगा जिसको हम लेंगे और चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अगर 2 टैबलेट्स पहले हफ्ते में से मिस हुई हैं तो, और अगर पहले हफ्ते में मिस हुई हैं और उन जिन दिनों में मिस हुई है उसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुई है, तो फिर बेटा उस दिन में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन लेनी पड़ेगी। कंसिडर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, ओके। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ द पिल्स मिस्ड इन सेकेंड वीक देन नो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आज मैंने ये टैबलेट ली और मुझे याद आया कि मैंने कल और परसों ये दोनों मिस कर दी थी, तो आपने कुछ नहीं करना, बस इस टैबलेट के साथ ये दोनों भी ले लेनी है आज, ठीक है। और अगर ये दूसरे हफ्ते में मिस हुई तो फिर आपको इमरजेंसी कंट्रासेप्शन की अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन रिक्वायर्ड। नंबर 3 कंडीशन, इफ़ द पिल्स मिस्ड इन द थर्ड वीक, अगर इसमें से अगर मिस हुई है बेटा, इस थर्ड वीक में से मिस हुई है, तो या ओमिट द पिल फ्री इंटरवल और द प्लासिबो एंड स्टार्ट द न्यू पैकेट। इसका तरीका यही है कि फ़र्ज़ करें अब ये थर्ड वीक था ना, तो आज मैंने ये टैबलेट ले ली और कल परसों मैंने ये दोनों मिस कर दी थी, इस टैबलेट के साथ फिर आपको आज ये दोनों भी लेनी पड़ेंगी। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन की इस केस में ज़रूरत नहीं है, बस आपने करना ये है कि अगला जो 4th वीक है ना, ये जो 4th वीक है इसमें हम क्या करते हैं, यूजुअली ये पिल फ्री इंटरवल होता है, इसमें हम हार्मोन्स नहीं ले रहे होते, अगर नहीं ले रहे होते और इसके अलावा प्लेसिबो लेते हैं, जो आपकी चॉइस है, या तो आप पिल फ्री रखें इसको या फिर आप प्लेसिबो लें। अगर इस पिछले हफ्ते में थर्ड वीक में 2 पिल्स मिस हुई थी तो फिर आपने कुछ नहीं करना, जो चौथा हफ्ता है उसमें भी पिल्स को चलाना है, हार्मोनल पिल्स को चलाना है। देखें, इफ़ द पिल्स मिस्ड इन द थर्ड वीक देन यू नीड टू ओमिट
द पिल फ्री इंटरवल और प्लसीबो, ना कि इसको पिल फ्री इंटरवल रखना है, ना कि इसमें प्लसीबो लेना है, आपने नया पैकेट स्टार्ट कर देना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से, ताकि यानी कि ब्लीडिंग को रोकना है और हमने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देते रहना है, ताकि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुई भी थी तो वो उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देने से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा, आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्ड पिल्स, पैचेस एंड रिंग्स। ठीक है, ओके, सो या सो फार व्हाट डिड वी कवर बेटा? हमने स्टार्ट किया, लेट मी टेल यू बेटा, वी स्टार्टेड विद द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जो हमने अभी डिस्कस किया वो थे कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों आ जाते हैं, जिसके हमने पिल भी डिस्कस किए, पैच भी और रिंग को भी डिस्कस किया। ठीक है, और अगर ये मिस हो जाए तो फिर क्या करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद वैसे तो प्रोजेस्टेरोन ओनली आते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले डिस्कस करते हैं सेफ्टी ऑफ combined hormonal contraceptives. What safety do they provide you? Let's talk about the cancer first. The 12% reduction in the risk of death from any cancer. I think it's a good news that if you are using combined hormonal contraceptives, there is a overall 12% reduction in the risk from death by any cancer. ठीक है, and नंबर 1, 46% रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। अगर आप कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं बेटा, तो ओवेरियन कैंसर का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, अप टू 46%। क्यों, इसका भी थोड़ा एक जनरल आइडिया दिया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है बेटा, जब ओव्यूलेशन होती है ओवरी से, तो सरफेस ऑफ ओवरी रीजनरेट करती है। देखिए ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है, ये सरफेस ऑफ ओवरी ये फटती है, अंडा बाहर निकलता है, फिर ये रीजनरेट करती है, फिर ये सही हो जाती है, फिर अगली साइकिल में जो है सरफेस ऑफ ओवरी फटती है, अंडा बाहर निकलता है और ये फिर रीजनरेट करती है। तो इस बार बार सरफेस के रप्चर होने से और दोबारा रीजनरेट होने से क्या होता है कि इसमें डिस्प्लेजिया हो सकती है, जो एबनॉर्मल इसकी प्रोलिफरेशन हो सकती है, एबनॉर्मल रीजनरेशन हो सकती है। तो डिस्प्लेजिया से फिर अल्टीमेटली जो है इसमें नियोप्लेजिया स्टार्ट हो जाती है और फिर कैंसर बन सकता है ओवरी का। ठीक है, लेकिन जब आप कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव देते हो तो ओव्यूलेशन ही बंद हो जाती है। जब आप हार्मोनल कंट्रासेप्टिव देते हो एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन साथ में, तो वो पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है और आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ना फॉलिकल मैच्योर होते हैं, ना अंडा बनता है, ना ओव्यूलेशन होती है। ठीक है बेटा, ना ओव्यूलेशन होगी, ना बार बार सरफेस ऑफ ओवरी रप्चर करेगी, ना बार बार रीजनरेट करेगी, और डिस्प्लेजिया का चांस भी नहीं रहेगा, और कैंसर से भी हम बच जाएंगे। ठीक है, तो एक ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा देर इज़ 50% रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। 50% रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियम का कैंसर भी कम हो जाता है CHCs यूज़ करके। ये जो CHC होता है बेटा आपका कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, आपको पता है इसमें एस्ट्रोजन की मिकदार कम और प्रोजेस्टेरोन की मिकदार ज़्यादा होती है। नॉर्मली क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन अपोजिस द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन एंडोमेट्रियम, थस देयर विल बी नो कैंसर। आपको पता है ना कि एस्ट्रोजन क्या करता है। नॉर्मली आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का इफेक्ट जो होता है एंडोमेट्रियम पे, वो हाइपरप्लास्टिक इफेक्ट होता है। जब एस्ट्रोजन ज़्यादा हो तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। लेकिन क्योंकि इस कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है ना, तो वो आपके जो एस्ट्रोजन का इफेक्ट है उसको नलीफाई कर देता है एंडोमेट्रियम के ऊपर, जिसकी वजह से कैंसर एंडोमेट्रियम का नहीं होता। ठीक है बेटा, इसके अलावा नंबर 3 पे कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ CA कॉलोन। कॉलोन का कैंसर जो है उसके रिस्क को भी कम कर देती है। इसका मैकेनिज्म डिफाइंड नहीं है, अननोन है बाय द वे। अच्छा, उसके बाद नंबर 4, इट आल्सो बट कंबाइंड hormonal contraceptives, they do decrease the risk of ovarian cancer, they do decrease the risk of endometrial cancer, CA colon, बट दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आप पिल जब डिसकंटिन्यू कर देंगे तो फिर तो रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन वाइल यू आर टेकिंग पिल्स द रिस्क इज इंक्रीजिंग। ओके, द कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे कंटेन ईस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन हैज़ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स ऑन द ब्रेस्ट। सो या एंड देर आर नो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स ऑन ब्रेस्ट टू अपोज दिस इफेक्ट। आप कहेंगे सर कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, और प्रोजेस्टेरोन ने तो ईस्ट्रोजन को अपोज किया था और इस वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं हुआ था।
पीछे हमने एंडोमेट्रियल कैंसर डिस्कस किया, उसमें हमने कहा कि आपके कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो आपके ईस्ट्रोजन को अपोज करता है। जब ईस्ट्रोजन का इफेक्ट अपोज हो जाएगा एंडोमेट्रियम पे तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा नहीं होगा। तो वाई नॉट इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट के केस में भी ऐसा होता। ये देखो मेन स्टे क्या है, ईस्ट्रोजन है ना जो कि ब्रेस्ट कैंसर करवाता है। तो अगर आप इस पिल के अंदर दोनों दे रहे हैं तो यहाँ ब्रेस्ट कैंसर के केस में प्रोजेस्टेरोन जो है क्यों नलीफाई नहीं कर रहा है ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को? क्योंकि उसकी वजह सिंपल है कि प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर ब्रेस्ट टिश्यू में नहीं होते। इस वजह से सिर्फ ईस्ट्रोजन जो है आपके ब्रेस्ट पे लगता है और वो कैंसर करवाता है, और प्रोजेस्टेरोन तो उसको वहाँ पे नलीफाई कर ही नहीं पाएगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का रिसेप्टर नहीं है ब्रेस्ट टिश्यू पे। ठीक है, तो इस वजह से ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ता है, कम होता है ये कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स लेने से, और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है ये कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स लेने से। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा देयर इज़ आल्सो इंक्रीज इन रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। There is increase in risk of cervical cancer. You know why? Because the people who use CHC, combined hormonal contraceptive, they have some interplay, they have some intercourse, penetration. Do they need to wear any condom while they are using combined hormonal contraceptive? They are like their minds are free. Okay, we are having some pills, and we can have some safe intercourse anytime, anywhere, without any barrier. But I think they need to keep in their mind कि अगर वो बगैर कॉन्डम के इंटरकोर्स करेंगे तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का तो उसके तो इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा ना। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल इन्फेक्शन है उनका तो रिस्क रहेगा। कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेटा आपको तो कंट्रासेप्शन देते हैं, वो प्रेगनेंसी से रोकेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल इन्फेक्शन से तो नहीं ना। फर्ज करें दिस इज़ द वजाइना and this is the penis right there. If they, let's suppose it is having some HPV infection and it goes there into vagina, तो HPV अगर फीमेल ट्रैक में आ जाता है तो सर्वाइकल कैंसर करवा सकता है, आपको पता है ना। तो इसलिए जब कपल कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव लेता है तो वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, इजी हो जाता है, और जब भी इंटरकोर्स करता है तो बैरियर मेथड यूज़ नहीं करता, कॉन्डम यूज़ नहीं करता। तो इस वजह से सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब आप कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं तो लाजमी ना सही लेकिन यू शुड यूज़ बैरियर स्टिल इफ़ यू आर यूजिंग कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। You need to use condom not to prevent the pregnancy. Pregnancy is better prevented by combined hormonal contraceptives. You need to wear condom not to prevent the pregnancy but to prevent the sexually transmitted viral infections which can cause cervical cancers. ठीक है बेटा। ओके अच्छा, कैंसर्स के अलावा कुछ और एस्पेक्ट्स हैं आपके कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के ऑन द वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड द आर्टीरियल डिजीजेस। CHCs यूज़ करने से वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और आर्टीरियल डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। अब इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से। ठीक है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड आर्टीरियल डिजीज़ बेटा, वी टॉक अबाउट द रिस्क कि रिस्क क्या है, रिस्क कितना है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप करने का। तो अगर एक नॉन प्रेग्नेंट वूमेन है और वो आपके जो CHPs हैं, COCP या CHPs वो यूज़ नहीं करती, नॉन यूज़र है, तो उस औरत में भी बेटा रिस्क रहता है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप करने का। रिस्क बहुत कम होता है, 5 वुमेन पर 10,000 वुमेन, 10,000 में से हर 5 औरत को वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है if she is non-pregnant and she is non-user of hormonal contraceptives. ठीक है, risk is little high, 10 पर 100,000 COCP यूज़र्स, 100,000 वुमेन हैं जो कि COCP को यूज़ करती हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करती हैं, तो 100,000 यानी कि 1 लाख में से 10 औरतों को वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। ठीक है, और ये रिस्क बहुत बढ़ जाता है अप टू 29 to 400 वुमेन पर 100,000 अगर वो प्रेग्नेंट है या फिर पोस्टमार्टम पीरियड में है तो। ठीक है, इस तरीके से
अच्छा, द रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द COCP यूज़। आप कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो है बेटा वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप करने का वो पहले साल में रहता है, ठीक है। एंड द वुमेन हु आर यूजिंग कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड मेकिंग द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल तो बेटा आपको पता है कि बहुत अरसे तक आप अगर फ़्लाइट है बहुत बड़ी या आप इवन ट्रेन में या किसी और रूट से सफ़र कर रहे हैं तो उसमें बहुत देर तक बैठना पड़ता है, और बैठना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कोई भी केस है उसमें वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होती है अगर वो पेशेंट सस्पेक्टेड है तो अगर एक वुमेन है जो कि कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती है तो आपको पता है ना कि बेटा इफ़ यू आर यूजिंग कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स you are at risk of developing venous thromboembolism. Then you need to make sure that if you are traveling for long distance, more than 3 hours of immobility, so you should take appropriate exercise on journey and wear the compression socks, क्योंकि ज़्यादा वक्त बैठने से जाहिर सी बात है नीचे venous stasis होती है और venous stasis can further exacerbate the venous thromboembolism, right? So if you are using combined hormonal contraceptives, avoid the long distance travel. But if you are having long distance travel where you have to sit for 3 hours or more, 3 hours or more of immobility, you should take some exercise during the traveling, or you need to wear the compression socks, right? वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के अलावा बेटा आर्टीरियल डिजीज़ लेस कॉमन होती है, इतनी होती नहीं है कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव से, लेकिन अगर होती है तो बहुत सीवियर होती है, ठीक है। The risk of the arterial disease is related to the age and the smoking. If there is a woman who is 35-year-old and she smokes, she is actually not eligible to use combined hormonal contraceptive, क्योंकि अगर इस बड़ी उम्र में वो यूज़ करेगी साथ में स्मोकर है तो आर्टीरियल डिजीज़ हो सकती है, ठीक है बेटा। Combined pills are also contraindicated in women who experience migraines with aura. Let me tell you what does it mean. Right. अच्छा, okay, this includes, one is homonymous hemianopia, unilateral paresthesia, weakness, aphasia, and some speech disorders. So keeping it simple, these are the conditions along with migraine in which it is contraindicated to use combined hormonal pills, ठीक है। एक तो कंट्राइंडिकेशन पीछे हमने यूज़ की कि ओल्ड एज, साथ में वो स्मोकर है। दूसरा ये है कि आप कंबाइंड पिल तब यूज़ नहीं कर सकते व्हेन द वुमेन एक्सपीरियंसेस माइग्रेन विद दीज पर्टिकुलर कंडीशन, होमोनिमस हेमियानोपिया, यूनिलेटरल पारेस्थीसिया, वीकनेस, एफएससी एंड अदर डिसऑर्डर्स, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है बेटा जो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो सेरिब्रल वेजोस्पाज्म कराते हैं सेरिब्रल आर्टरी की। जब सेरिब्रल आर्टरी वेजोस्पास्टिक हो जाएगी तो सेरिब्रल सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा और इस्कीमिया की वजह से, नेक्रोसिस की वजह से माइग्रेन्स हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ऑलरेडी माइग्रेन्स की कंप्लेन है तो CHCs यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप CHCs यूज़ करेंगे तो मज़ीद सेरिब्रल वेजोस्पाज्म होगा और माइग्रेन्स आपके बढ़ जाएंगे। So this is all about beta combined hormonal contraceptives. We will now discuss another category of the hormonal contraceptives, that is progesterone only contraceptive method, right? So let me explain this to you.